नमस्कार, पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग हुई। इस मुकाबले में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधा मुकाबला माना जा रहा है। आज विधान परिषद की 27 सीटों के लिए चुनाव हुए। दरअसल 2 सालों पर होने वाले इन चुनावों में कुल 36 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 9 सीटों पर पहले ही बीजेपी के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। अगर ये सभी 36 सीटें बीजेपी जीतती है तो पार्टी मान रही है कि बीजेपी के पास विधान परिषद में 2/3 से अधिक सदस्य होंगे। बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे गए 36 उम्मीदवारों में से 5 समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जो फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनावों की पूर्व संध्या पर भगवा खेमे में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद इन स्थानीय चुनावों में भी बीजेपी के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह गोरखपुर में अपना वोट डाला। गोरखपुर में शहरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर अपने वोट डालने की तस्वीर भी साझा की। इन चुनावों में एसपी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने विधान परिषद चुनाव में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। आपको बता दें, हालांकि कुछ निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान हुआ उनमें मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर के साथ ही सहारनपुर भी शामिल है। आपको बता दें कि स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र में विधान परिषद चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, खंड विकास परिषदों के अध्यक्ष और सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और नगरीय निकायों के पार्षद मतदाता होते हैं। इसके अलावा विधायक और सांसद भी इस चुनाव में वोट डालते हैं। प्रदेश की 100 सदस्य विधानसभा परिषद में इस समय बीजेपी के 35 सदस्य हैं, जबकि सपा के 17, बीएसपी के 4 और कांग्रेस, अपना दल, निषाद पार्टी और निर्दलीय समूह का 1-1 सदस्य है। शिक्षक दल के 2 सदस्य हैं, जबकि 1 निर्दलीय सदस्य हैं। राज्य विधान परिषद की 36 सीटें पिछली 7 मार्च को संबंधित सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के कारण रिक्त हो गई थी, जबकि सदन में 37वीं सीट नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन के फरवरी में निधन की वजह से खाली हुई थी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी और सपा के बीच सियासी संघर्ष जारी रहेगा। अपने दूसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं और उन्होंने अपने सभी मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि सरकार 100 दिन, 6 महीने और प्रतिवर्ष के लक्ष्य तय कर 5 वर्ष काम करेगी। इसके लिए 100 दिन की कार्य योजना सभी विभाग बना लें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि वर्तमान में जो भी अच्छी योजनाएं चल रही हैं उनका उल्लेख करते हुए उन्हें और गति दी जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 100 दिन का लक्ष्य तय करते समय व्यवहारिक और आर्थिक पहलुओं का भी ध्यान रखा जाए। मंत्री अपने अपने विभागों के विचार विमर्श पर रणनीति बनाए। ईज ऑफ लिविंग पर विशेष ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी योगी सरकार को घेरने की रणनीति पर भी काम कर रही है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव है और योगी सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हर रोज वह कम से कम 2 ट्वीट करते हैं। इसमें अलग अलग घटनाओं के जरिए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने अलग अलग मुद्दों पर धरना प्रदर्शन के जरिए बीजेपी सरकार को घेरने का फैसला लिया है। इसके लिए पार्टी के जिला स्तर के नेता को भी कहा गया है कि वह छोटी से छोटी घटना को आम लोगों के सामने रखे। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश किसी भी हालत में 2024 लोकसभा चुनाव और फिर 2027 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस बेहतर करना चाहते हैं। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ हैं, इस वक्त स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है सभा के। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा अश्विनी शाही जी आपसे ही है। अश्विनी जी, कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मुख्य मुकाबला
समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। कितना कड़ा मुकाबला है आप लोगों के लिए? नेहा जी, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां चुनाव चल रहा है, मुझे तो नहीं लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कहीं समाजवादी पार्टी करती हुई दिख रही है। ये लोग पहले से हार मान चुके हैं। इनके परिवार में फूट होने के कारण से ये लोग काफी कमजोर भी हुए हैं। दूसरा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पिछले 5 साल, जो 17 से लेकर 22 तक अपने घर में कैद रहकर ट्विटर पर जो वार करते रहे, कोरोना में भी बाहर नहीं निकले, आजमगढ़ तक नहीं गए, वही वार उन्होंने फिर से शुरू कर दिया है ट्विटर पर ही। आपने ही बताया, देखिए, आप लोग भी बहुत नोटिस किया आप लोगों ने कि 2 ट्विटर रोज करते हैं, तो उनका वही सुबह और शाम का वो डॉक्टर जो बीडी दवाई लिखता है वही काम कर रहे हैं वो। तो इस वजह से पार्टी के अंदर इनके घोर निराशा है और पार्टी के सभी प्रत्याशी लगभग मान चुके हैं कि हम ये चुनाव हार चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों में उत्साह का एक माहौल है। और आने वाले दिनों में अब देखिएगा हमारा बहुमत विधान परिषद में भी हो जाएगा और इस समय इसमें हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का काम करेंगे। अब पहले तो नहीं कुछ कहा जा सकता है, मगर बहुमत में जितनी हम 9 सीटें अभी हम निर्विरोध रूप से लगभग निर्वाचित हो चुके हैं और बाकी बची हुई सीटों पर जीतने का काम करेंगे। ठीक है जोशी जी, क्योंकि अब 9 सीटों पर तो निर्विरोध जीते मान ही सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन 27 सीटों पर ये जो चुनाव हो रहा है, कितनी सीटें आपके खाते में जा रही है सर? देखिए, जब ये चुनाव का आगाज हुआ तो सब पूरे प्रदेश से देखा, पूरे देश से देखा कि हमारे जो अभ्यर्थी, हमारे जो कैंडिडेट हैं, उनका पर्चा दाखिल भी भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडों ने प्रशासन की मौजूदगी में और प्रशासन मौन बैठ के देखता रहा। और इसके लिए मैं बधाई देना चाहूंगा, मीडिया के कई चैनलों ने उसको दिखाया भी और सोशल मीडिया पे उसकी लाइव अभी है, वहां पर वीडियो भी है, ऑडियो भी है। जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की लूट शुरू करी है और हम ये कह रहे हैं ये लूट कोई नई नहीं है। हमने पिछले पंचायत चुनाव में भी देखा कि औरतों के वस्त्र का चीरहरण तक भी इन्होंने करा और किसी तरह से ये लोकतंत्र में आके सत्ता का हथियाने की एक नई परिपाटी जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की है। तो मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ और गंभीर चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो अध्याय इन्होंने शुरू किया है उसके बीज अंकुरित होंगे और परिणाम इनको भी भुगतना पड़ेगा, जैसा कि हम भुगत रहे हैं। क्योंकि जो हेल्थ पॉलिटिक्स जैसा कि हम भुगत रहे हैं, इससे क्या मतलब है सर? देखिए, हम इस तरह भुगत रहे हैं कि हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको प्रचार नहीं किया जाना, शासन प्रशासन नहीं, आपने कहा जैसा कि हम भुगत रहे हैं, मतलब आपने भी ये सारा कार्य किया है जिस तरह के आप लोग आरोप लगा रहे हैं और अब उसका अंजाम भुगत रहे हैं सत्ता से दूर होकर। मैं नहीं, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए, आप सुन लीजिए मेरी बात को। मैंने कहा जो भारतीय जनता पार्टी तो हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, जो इन्होंने एक तरह से हमारे जो आपको कैंडिडेट को पर्चा दाखिल नहीं कर दिया, शासन और प्रशासन ने मिलकर। और मैंने आपको पंचायत चुनाव का उदाहरण भी आपको नहीं, आपने ये कहा कि हम भी भुगत रहे हैं। ये आप क्या भुगत रहे हैं सर, ये भी बता दीजिए, थोड़ा स्पष्ट करिए ना चीजों को। अब आप उस पर क्लैरिफिकेशन मत दीजिए, मुझे ये स्पष्ट करिए आप क्या भुगत रहे हैं। सत्ता से दूर रह के इंसान या पार्टी क्या भुगतती है? नेहा जी, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपके चैनल में, मैंने कहा समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो इनके जो प्रशासन और शासन मिलकर हमारे साथ जो रवैया कर रहा है उसको हम झेल रहे हैं। ये मेरा विषय है कहने का मतलब, ठीक है। और वो आगे बीजेपी भी झेलेगी। मेरी बात सुनिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जो हेल्थ पॉलिटिक्स इन्होंने प्रारंभ करी, आज योगी सरकार के आप देखेंगे, जैसे जैसे योगी सरकार का आप देखेंगे उसके परिणाम आने लग गए हैं और साइड इफेक्ट उसके आने लग गए हैं। आज किस तरह की घटनाएं, किस तरह का उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, जो उन्होंने 80-20 की पॉलिटिक्स करी, उसका नजरिया आपको दिख रहा है। अब ये लोकतंत्र का जो चीरहरण इन्होंने करा है, इसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट भी इनको दिखाई देगा। कैसे चीरहरण हो रहा है, थोड़ा सा स्पष्ट करिए। और मैं आपको बताता चाहता हूँ, पंचायत चुनाव में कई महिलाओं को, उनको जब पर्चे दाखिल करने जाते हैं उनके वस्त्रों को भी भरने का काम इन लोगों ने करा। इनके सर पंचायत चुनाव नहीं हो रहा है ना सर, अभी की बात करिए ना सर, एमएलसी का चुनाव हो रहा है।
एमएलसी चुनाव में नाम लेके बोल रहा हूँ, खुलेआम आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। माननीय राकेश यादव जी हमारे विधायक कैंडिडेट है, उनको पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। और एमएलसी हमारे उदयवीर सिंह जी है, उनको पर्चा दाखिल नहीं करने क्यों नहीं पर्चा दाखिल करने दिया जा रहा है अश्विनी शाही जी? आप देखिए ना, क्यों नहीं पर्चा दाखिल करने दिया गया? इनके अपोजिट गुंडों ने नहीं करने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए ये प्रोफेसर साहब जो है, अभी आपने जो इनको बीच में टोक दिया तो ये रफू करने लगे अपनी बातों को, और उसमें प्रोफेसर साहब जैसा गंभीर प्रवक्ता भी जो है उलझ गया अपनी बातों की कही बातों पर, क्योंकि इतिहास पीछा छोड़ता नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ेगा, तो ये भुगतेंगे। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, कन्नौज में एक लाइन बोलकर फिर आ जाऊंगा। नहीं, ये कह रहे पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया, ये बताइए ना सर, क्यों नहीं करने दिया गया था पर्चा दाखिल? ये देखिए, ये उदयवीर सिंह, इनके तथाकथित जो गुंडे हैं, उनको मैं इसलिए कहूंगा कि उनकी पार्टी का एक अजीत यादव करके कोई कार्यकर्ता था, उसने उनको एक वीडियो अभी जारी हुई थी, पूरे मीडिया में घूम रही है, उसने उनकी पोल खोली कि पर्चा कैसे आपने दाखिल किया। उस आदमी ने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता हूं बनारस का, और मैं आपको ये चाहता हूं क्योंकि पार्टी आप तोड़ रहे हैं और आपने कोई कांड आपके साथ नहीं हुआ था, समाजवादी पार्टी का पर्चा दाखिल करने अगर आप गए होते तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हिम्मत नहीं थी कि आपको छेड़ सकते थे, आपके साथ कोई था ही नहीं। समाजवादी पार्टी के पास इतने लोग पड़े हुए हैं, आप अकेले क्यों गए पर्चा दाखिल करने वहां पर? तो ये उसमें इन्होंने जवाब दिया, कहा कि हमको किसी ने कोई नहीं मारा, कोई पर्चा दाखिल करने में दिक्कत नहीं हुई। जब उनका बयान है तो ये प्रोफेसर साहब कह रहे हैं उनको पर्चा नहीं दाखिल करने दिया गया, वो खुद कह रहे हैं कि पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया। शासन और प्रशासन की मिली भगत है, वो तो जोशी जी कह रहे हैं, आपके सामने ही कहा उन्होंने। आरोप, देखिए, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी आरोप, ये लोग तो चुनाव भर आरोप लगाते रहे हमारे ऊपर, जनता ने नहीं समझा, जनता नहीं समझ पाई इन लोगों के जो आरोप लगाते रहे। वो मानते रहे कि हमारी सुरक्षा भाजपा के हाथ में है, हमारा हित भाजपा देख रही है, हमारे लिए कर्मयोगी मुख्यमंत्री है, घर में बैठने वाला मुख्यमंत्री नहीं है। तो ये लोग आरोप तो कुछ भी लगा सकते हैं नेहा जी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ है। और इन लोगों ने अगर पर्चा दाखिल नहीं करने दिया गया तो आपने क्या किया उसके खिलाफ? क्या आप लोगों ने किया बताइए? उसकी लिखित शिकायत माननीय चुनाव आयोग को भी करी है पार्टी की तरफ से। राकेश यादव जी है, हमारे एमएलसी है, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ नेहा जी। उस वीडियो को पूरे देश और प्रदेश से देखा है। जांच होने दीजिए, जांच होकर रिपोर्ट आएगी, एजेंसियां रिपोर्ट देंगी, जो दोषी होगा उसको जेल होगी। और साई भाई बहुत ईमानदारी से काफी लंबे समय से मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं। ये जानते होंगे कि मैं एक कानून का विद्यार्थी हूँ, राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। मैं कभी बिना बेस के, बिना सबूतों के बात नहीं कर सकता। और उसको पूरे देश ने देखा, प्रदेश ने देखा है। एक इस तरह का वातावरण ये लोग तय कर रहे हैं, लोकतंत्र की लूट करने का काम कर रहे हैं। इसके जोशी जी, आपने अगर FIR कराया है तो प्रशासन पर भी भरोसा रखिए, वो निष्पक्ष जांच कर जो दोषी होगा उसको जेल करेगा। थोड़ा भरोसा तो रखिए। आप लोगों को तो भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार गई है जब से, तो बौखला गए हैं आप लोग। तो थोड़ा भरोसा रखिए, प्रशासन अपना काम करेगा और आपको जरूर जो दोषी होगा उसको पकड़ेगा। साई जी, इस तरह के शब्दों की मैं आपसे आशा नहीं करता। आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप जो बौखलाहट शब्द कर रहे हैं ये राजनीति का कोई, हम कई कतई बौखलाटे वाले लोग नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। हम लोग अपनी बात रख रहे हैं, हम विपक्षी पार्टी, हम आपके जरूर विपक्षी लोग हैं, लेकिन आपका मेरा व्यक्तिगत कोई बैर नहीं है, मेरा भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं है। मेरा विचारधारा की राजनीति करता हूँ, मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, मैं समाजवादी हूँ। ठीक, आपको आप उसमें इस तरह के शब्दों का बौखलाहट लड़ाई विचारधारा की होती है, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं होती जोशी साहब। और आपका मतलब होता है समाजवादी पार्टी और यहाँ मेरे का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कितनी सीटें निकाल रहे हैं जोशी जी, कितनी सीटें निकाल रहे हैं? 27 सीटों पर जो चुनाव है, कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीत रही है? मैं आपको कहना चाहता हूँ नेहा जी, हम समाजवादी पार्टी संघर्ष करने वालों की पार्टी है। हमारे साथी जितने भी समाजवादी साथी चुनाव लड़ रहे हैं वो सब संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसे संघर्ष की शासन प्रशासन भी
हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। आप ये भी समझिए ना, पूरा प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और कई जगह तो ऐसा व्यवहार हमारे कैंडिडेटों के साथ किया जा रहा है जैसा व्यवहार एक आतंकवादियों के साथ और गुंडों के साथ किया जाता है। उनको प्रचार के लिए नहीं जाने दिया जा रहा। इस तरह की व्यवस्थाएं, शिकायतें ये उनकी नहीं आई है जो कैंडिडेट है, ये कार्यकर्ताओं की शिकायत भी आई है। आप पर्चा दाखिल नहीं करने दे रहे हैं, आप साथ ही साथ आपने चुनाव प्रचार नहीं करने दिया। ये जो गंभीर आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं सर, इनका जवाब दीजिए। और सवाल इस बात को लेकर भी है, अब देखिए अगर हम अखिलेश यादव की ही बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव हो गए हैं, दिन में हर रोज 2 ट्वीट करते हैं और जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उनको उठाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। अब सीधे अब 2024 और 2027 की तैयारियों में जुट गए अखिलेश यादव, तो जाहिर तौर पर चुनौती यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी बढ़ने वाली है, न सिर्फ इस चुनाव में बल्कि 2024 और 2027 को लेकर भी। और दूसरी बात, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं भास्कर साहब, उस पर भी जवाब दीजिए। नेहा जी देखिए, लोकतंत्र की हत्या का तो मैंने कहा पहले की आरोप लगाते रहे, ये चुनाव के पहले लगाए और जनता ने 111 सीटों पर इनको समेट कर रख दिया। जनता को नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि लोकतंत्र में मालिक जनता होती है। हम जनता के पास गए, इन लोगों ने आरोप लगाया, तो लोकतंत्र की तो हत्या नहीं हो रही है, ये साबित कर दिया जनता ने 10 मार्च को ही। अब आते हैं इन लोगों के व्यक्तिगत आरोप पर। लेकिन ये लोग तो कहते हैं उसमें भी आप अपने गुंडागर्दी से जीते हैं, वहां पे भी आपने घालमेल किया है। समाजवादी पार्टी तो अब भी यही कहती है। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए एजेंसियां हैं, इनको ना सरकार पर भरोसा, वो भी आपके नियंत्रण में है। वो तो देखिए, अब ये नियंत्रण में है तो इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। ब्रिटेन क्यों नहीं गए? वो तो चले जाते हैं छुट्टी मनाने, ब्रिटेन गए भी नहीं। भरोसा है तभी तो है, साथ में 8 लेकर 10 लेकर घूमते हैं, वो काले काले, वो उसी एजेंसी का हिस्सा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इनके पता होना चाहिए, उस पर भी भरोसा मत करें। वो क्यों लेके घूमते हैं? सुरक्षा में जो उनके लोग घूमते हैं, उनके पीएसओ हैं, उनके साथ है, वो भी तो सरकारी अंग है, वो भी किसी एजेंसी के, वो वहां की एजेंसी। भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान की जनता आप लोकतंत्र में है तो आपको किसी न किसी एजेंसी पर, किसी न किसी सरकार पर भरोसा करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ हमारी सरकार आएगी तो हम अपनी भरोसा करेंगे। दो तरफा चीजें नहीं चलेंगी। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं भी जो अभी देखिए, कल की घटना मैं एक बता रहा हूं, ट्वीट रोज करते हैं, एक शाम को ट्वीट आता है उनका कि भाजपा का आतंक, भाजपा की गुंडई, चरमोकर्ष पर ये जिंदहाड़े फायरिंग हो रही है शहर में। और शाम को जब घटना की जांच पुलिस करती है तो निकलता कौन है? एक नीरज सिंह इन्हीं के पार्टी का जिला सचिव निकलता है। वो फायरिंग करता हुआ पाया जाता है और बर्थडे मना रहा है अपना लखनऊ के पास इलाके के एक बहुत बड़े स्टेडियम जो है, इंटरनेशनल स्टेडियम, उसके बगल में। अब बताइए कौन है? जबकि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके भारतीय जनता पार्टी पर गुंडई का आरोप लगाते हैं, वो कर रहा है वहां। तो ये आरोप यही इनके निर्मूल साबित होते हैं, क्योंकि गुंडों से भरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। सरकार को न मानने वाली, कानून को न मानने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। अब ये कहते रहे पूरे चुनाव भर जो आरोप लगाए उसका जवाब मिला। उसके बाद जब चुनाव खत्म हो गया, उसी समय एक वीडियो वायरल हुआ। अखिलेश यादव जी ने कहा, मैं उस माफिया की बातें कर रहा हूं, मुख्तार अंसारी के बेटे की, जो कह रहा था अधिकारी के लिए। अखिलेश यादव जी का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने कहा कि जो लोग हमको जैसे दे रहे हैं हम सब नोट कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, उसको हम ब्याज समेत वापस करेंगे। तो मुगालसे में ये थे कि सरकार इनकी बन रही है और हमसे बदले की राजनीति वो कर रहे थे। आज भुवन ज्योति जी बार बार बदले की राजनीति की बात कर रहे हैं। उस बयान को भी सुने, पढ़े लिखे प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उस बयान को एक बार सुने, फिर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाएं कि भारतीय जनता पार्टी पर। ठीक है भास्कर जी, कह रहे हैं आप लोग आरोप लगाते रहते हैं, इसके सिवा आप लोग कुछ करते नहीं है। आरोप लगाते हैं बस, और इससे पहले भी आरोप लगाए थे, जनता ने जवाब दे दिया। अब आरोप लगाएंगे, चुनावों में जवाब मिल जाएगा। ये सब आरोप ही लगाते हैं या वाकई उसके अंदर कुछ तथ्य होते हैं? कह रहे जब जांच होती है तो आपके ही नेता निकल जाते हैं। इस बात पे हम लगातार चर्चा करते आए हैं सर कि एक नैरेटिव जो जनता में बना हुआ है कि जे अगर सपा की सरकार आ गई तो गुंडा राज आ जाएगा। क्या नहीं लगता कि वो नैरेटिव तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं नेताओं में या फिर सोच में बदलाव की जरूरत है? उन नेताओं में भी बदलाव की जरूरत है जो कि सपा के साथ जुड़े हुए हैं, जिस बात का जिक्र अभी अश्विनी जी कर रहे थे। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभी प्रदेश ने एक नया दंश कहा है
और वो संस्था है, हमारे जो नौनियाल है, हमारे युवा है, आपने देखा होगा कि अभी भी परीक्षा लीक हुई है और उस परीक्षा लीक का दुष्परिणाम ये रहा कि एक छात्र ने अपने घर में जाके फांसी का फंदा चूम दिया, अपना उसने जीवन खत्म कर लिया। मुझे लगता है ये जीवन उस बालिका का खत्म नहीं हुआ, ये उत्तर प्रदेश का भविष्य खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इनके हाथ में जो परीक्षा है, जो माफिया है, वो नहीं आ पा रहा। और परीक्षा जो निरस्त हो रही है, परीक्षा जो लीक हो रही है, ये क्रम पार्ट 1 में भी योगी सरकार में चल रहा है और पार्ट 2 में भी ये चल रहा है। अभी आप देखिए, अब इसमें तो समाजवादी पार्टियों का कोई दोष नहीं है। और रही बात आप जो ट्विटर का कह रहे थे और हमारे जो प्रवक्ता साथी कह रहे थे, जिस बात को गंभीरता से उत्तर प्रदेश को समझने की आवश्यकता है, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के जनमानस को जो मैंडेट दिया उसको समझते हुए फैसला लिया कि वो सदन में विपक्ष का नेता का काम करेंगे। उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा लिया। इसे मैंडेट का सम्मान करना कहता है। जो जनादेश हमें दिया विपक्ष में बैठने का, उसका सम्मान करते हुए वो विपक्ष का नेता बने और आज हमारे किसान, मजदूर, युवा, विद्यार्थी, अगड़ों पिछड़ों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे आप एक बात और कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देखिए चुनाव पहले हुए हैं, उसका परिणाम आ गया, एमएलसी के चुनाव आ जाएगा, उसका परिणाम आएगा। लेकिन निश्चित तौर पे ये शासन प्रशासन से मिलकर जो वातावरण तैयार कर रहे हैं, ये किसी भी पार्टी के लिए, मैं पार्टी हट के बारे कहना चाहता हूँ, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए सर, एक्शन करवाइए उसके खिलाफ अगर ऐसा कुछ हो रहा है। देखिए चुनाव होने चाहिए निष्पक्ष और क्योंकि जनता से के साथ जुड़ा हुआ है और अगर जनता के साथ जुड़ा हुआ है तो जाहिर तौर पर जो भी सत्ता में बैठेगा, जो जनता चुनाव करेगी वही बैठेगा सत्ता पे। अगर आरोप लगाने से सर क्या होगा, या तो आरोप मत लगाइए और लगाते हैं तो पुख्ता सबूतों के साथ लगाइए और उस पर कार्रवाई भी करवाइए, ये भी होना चाहिए, कोर्ट भी जाइए। नेहा जी आभार आपका पहले तो, और इसके साथ साथ आपको बताइए पार्टी ने अपने चुनाव आयोग को, क्योंकि ये भी चुनाव जो है आप समझते हैं, संवैधानिक व्यवस्था को आप समझते होंगे, चुनाव आयोग के नियंत्रण में ही एमएलसी के चुनाव हो रहे हैं, है ना। जो चुनाव की एक प्रणाली है उसके तहत ये चुनाव हो रहे हैं। आप शिकायत कर सकते हैं, वहां पर आप पार्टी के बैनर तले अपने एक लेटर पे लेके सब लोगों की जो शिकायतें कर सकते हैं। लेकिन आप दुर्भाग्य है प्रदेश का या देश का दुर्भाग्य चल रहा है कि सत्ता के जो प्रभावी लोग हैं, जिनको एक्शन लेना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं प्रभाव में काम कर रहे हैं। और ये पूरा समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है सर। अगर आप सबको ही प्रभाव में रखेंगे तो फिर आप किसके पास जाइएगा बताइए ना। फिर सबको ही आप ये कह देते हैं, सबको ही संदेह के निगाहों से देखेंगे तो फिर आप कहाँ जाएंगे। देखिए फिर तो फिर समाजवादी पार्टी ही एक पाक साफ रह गई, बाकी सब लिप्त हो गए। देखिए मैं आपको, नेहा जी आप इसकी जमीनी रिपोर्ट आप पता करवा लीजिए, आप एक अच्छे चैनल में काम करते हैं। निश्चित तौर पे देखिए मैं कह रहा हूँ, ये जो परिपाटी जो प्रारंभ हो गई है, ये परिपाटी उत्तर प्रदेश और देश के हित में नहीं है, इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।